नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अभी करीब एक हफ्ते पहले एक लेक्चर किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियाँ। तो अब ये उससे कंटिन्यू होकर आगे चलेगा और ये MCQ फॉर्मेट में है, लेकिन बहुत ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। प्योरली ये हमारी जो NCERT की पुस्तक है उससे लिया गया है। आने वाली जूनियर की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में UPPCS की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में RO की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य परीक्षाएं भी दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स जहाँ से आता है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको लग जाएगा निश्चित रूप से कि हाँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखने जा रहा है। 100% दिखेगा, कोई रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक हैं? इंग्लिश में अगर बोले तो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या जो फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं। पहला है भूमि, लैंड, दूसरा है लेबर मतलब श्रम, तीसरा है भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल, और चौथा है ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, मानव। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें किसी भी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मार्केट होती है उसमें गुड्स और सर्विसेज का ही प्रोडक्शन होता है, जिससे लेन देन होता है। तो इसमें देखिए ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमको लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की नीड होती है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलने जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन के कारक से संबंधित, मतलब प्रोडक्शन के फैक्टर से संबंधित। पिछला क्वेश्चन है ना, उसी से रिलेटेड है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने उसमें से 4 चीजें देखी थी, उसमें एक फिजिकल कैपिटल भी था ना। फिजिकल कैपिटल को डिफाइन करने जा रही है। पहला पॉइंट बोला है भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक है स्थायी पूंजी मतलब परमानेंट कैपिटल, और दूसरा है क्रियाशील पूंजी एक्टिव कैपिटल। ठीक, दूसरी बात है भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन और कार्यशील पूंजी भी कहते हैं भौतिक पूंजी को। तीसरा पॉइंट है भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नगद मुद्रा मतलब कैश करेंसी भी या लिक्विडिटी को भी स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब इसमें से बोल रहा है कौन सी बात करेक्ट है। तो देखिए जो फिजिकल कैपिटल उसको बोलते हैं कि वो चीज़ जिसका यूज़ होता है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में, जिसका बहुत अहम योगदान होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं, स्थायी पूंजी एवं क्रियाशील पूंजी दोनों। और अब ये दोनों जो पॉइंट है ना, वो इसी में एक्चुअली कवर्ड है। ये जो मशीन, औजार और ये सब भवन वगैरह हैं, ये तो परमानेंट कैपिटल है, ये 1 से अधिक वर्षों तक काम आता है, तो ये इसी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। क्रियाशील पूंजी जो हमारे पास लिक्विडिटी है या जो रॉ मटेरियल है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा, वो आपका एक क्लियर आंसर है। सी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन है। पेपर में लगभग मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर लगातार हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से लगातार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला? ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके बारे में बताना है क्या क्या सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था, ये वर्ड कॉइन किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं, मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक, और विलियम गॉड अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में कृषि हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाता है। क्रांति बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर छोटे से समय में अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाना, जिससे जो वर्तमान स्वरूप रहा हो या जो पास्ट में जो स्वरूप रहा हो चेंज हो जाए किसी भी चीज़ में। चाहे क्रांति ले लीजिए, चाहे वो आज़ादी से संबंधित किसी चीज़ में या क्रॉप में, तो मतलब एक अलग से ही उठापटक में नया कुछ बदलाव आ जाए, उसे क्रांति बोलते हैं। ये हरित क्रांति मतलब कृषि के क्षेत्र से है इसका, खास तौर से गेहूं और चावल की पैदावार में बम्पर वृद्धि से, खास तौर से गेहूं की पैदावार में। ठीक, तो इसके अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लेटर 60s के दशक में हुई। हाँ जी, 67-68 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया। हाँ जी, HYV जो हाइब्रिड बीज थे, जिसमें कि फसलों की पैदावार तेज हुई, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, है ना।
तो ये कथन भी सही है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती पर अधिक जोर था, बिल्कुल सही बात है। खास तौर से ये हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है का एरिया, उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, वहाँ पे पूरी तरह फैला। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़ना होगा बिकॉज वहाँ पर तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुँचा था। इस एरिया में काफ़ी तेज़ी से फैला। उसका बड़ा रीज़न हुआ हाइब्रिड चीज़ों का उपयोग होने लगा, खाद्य पदार्थों का, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा के, और तेज़ी के साथ फसलों की बम्पर पैदावार हुई। और आज भी ये कारण है कि पंजाब में क्रॉप डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, तो ये 3 चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें सही हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है बच्चे, ये इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, हरित क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित में से किन राज्यों में हुआ। जैसे मैंने बताया, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर भारत के इन 3 बड़े राज्यों में हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे भारत में काफ़ी समृद्ध एरिया यही माना भी जाता है कृषि के लिहाज से। अब तो काफ़ी बड़े बड़े बेल्ट्स डेवलप हो गई है, मध्य प्रदेश भी बहुत अग्रणी हो के आगे निकला है, लेकिन पंजाब हरियाणा का पहले इसमें नाम इसीलिए था, अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखें, प्रोडक्शन में देखिए राइस की अभी देखिए राइस की प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश, बंगाल में ऊपर नीचे होते रहते हैं, भी उत्तर प्रदेश है। वीट की प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है, गन्ने की प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है, दूध की प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है, अंडे की प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है, कभी आंध्र प्रदेश भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखिए आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात आ रही है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, मतलब ह्यूमन जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य इंक्लूडेड होता है। हम जब देखते हैं ना HDI इंडेक्स, तो उसमें दोनों मानक है ना। उसके बाद मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि हमें ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, और ये भी एक प्रकार से हमारे लिए डिविडेंड के रूप में काम करता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सी ऑप्शन डन है। मानव संसाधन बहुत ज़रूरी है। मानव संसाधन एक बेसिकली ह्यूमन के डेवलपमेंट की एक बड़ी चीज़ है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन और हेल्थ इसका बड़ा एक सेक्टर है। कुछ समय तक तो भारत के शिक्षा विभाग को भी मानव संसाधन मंत्रालय ही बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखिए, अच्छा ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ऐप पे और ऐप पे दोनों मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में आ जाएगी और साथ में हमारे ऐप पे भी लग जाएगी। ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए, और अगर ऐप पे आप हैं इंस्टॉल कर लिया, उसकी फैसिलिटीज़ अच्छे से यूज़ करें, तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। आपकी रेटिंग और लोगों को सही दिशा दिखाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था इकोनॉमिक्स की, कि भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से क्या क्या आते हैं उसमें, मतलब भारत का प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी का, उसमें कौन सी एक्टिविटी होती है। मैंने बताया ना एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर में काउंट होती हैं, बिकॉज सबसे पहले वही सेक्टर था। तो इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से कार्य हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। वानिकी, फॉरेस्ट्री, बिल्कुल एग्रीकल्चर रिलेटेड है। पशुपालन, बिल्कुल। व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, जी नहीं ये सर्विसेज का है बाबू, इसमें व्यापार ये सर्विसेज सेक्टर है, तो ये तृतीय क्षेत्र का होगा, ये गलत है। और चौथा है खनन, माइनिंग, ये भी होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा तीनों प्राइमरी सेक्टर के इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर की मास्टर वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, चैनल पर लगी 9 घंटे करंट अफेयर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज का अगर आप UPPCS का GIC का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे चैनल से की काफ़ी हद तक क्वेश्चन आए हैं, जो GS की पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है, टर्शरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, मतलब हर वो एक्टिविटी जिसमें सेवा के बदले में ट्रांजैक्शन होता है, विनिमय होता है, वो तृतीय क्षेत्र में आती है ना। तो व्यापार तृतीय क्षेत्र में है, परिवहन तृतीय क्षेत्र में है, बीमा, इंश्योरेंस तृतीय क्षेत्र में है, एकदम सही बात है। कम्युनिकेशन तृतीय क्षेत्र में, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी है बेटा, उद्योग धंधा ये सेकेंडरी है, कल कारखाने सेकेंडरी है। तो ये 5वां पोर्शन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। डन, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया, 8वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो फायदा होगा, जबरदस्त क्वेश्चन है यह। इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। मतलब एक एक्टिविटी है जिसकी बात हो रही है, जिसमें कि कोई भी जो
एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, वो उसके बदले में आप कोई भी कार्य करते हैं, उसके बदले में आपको सैलरी या प्रॉफिट मिलता है ना। तो ये पूछ रहा है कि इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है और इस प्रकार की एक्टिविटी किस प्रकार कहाँ पे मिलती है। मतलब आपने कोई काम किया, इसके बदले में आपको कोई सैलरी मिल रही है या आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। ऐसा काम कहाँ होता है? ऐसा काम होता है बाजार की क्रियाओं में, मार्केट एक्टिविटीज़ में। ए, आप अपना जीवन जीने के लिए घर में कोई चीज़ बना के खुद से ही काम कर रहे हैं तो वो नहीं है, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। उसके वो जो सिर्फ जीने के लिए जो है वो काम इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो देखिए बाजार में खास तौर से जो मार्केट है, इसीलिए इसको मार्केट बोला जाता है। मतलब वहाँ हर कार्य के लिए आपको कोई लाभ या कोई एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है जिससे प्रेरित होकर आप अपना पारिश्रमिक करते हैं। तो ये एक्टिविटी किसके अंतर्गत आती है? बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सीधा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया। भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाना प्राइमरी सेक्टर में, है ना। तो वो उसके अंदर कितनी से कितनी एज के बच्चों को माना गया था? 6 से 14। ये तो बहुत फेमस है, आर्टिकल 21A में, है ना। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, प्राइमरी एजुकेशन को देना फ्री, है ना। और 86वां जो हमारा संविधान संशोधन था 2002 का, उसके अंतर्गत शिक्षा को कंपलसरी बनाया गया था फंडामेंटल राइट के रूप में, प्राइमरी एजुकेशन को। तो 6 से 14 वर्ष आएगा। अब देखिए सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो, है ना। ये 2 प्रोग्राम की बात कही गई है, स्कूल लौटो शिविर और सेतु पाठ्यक्रम। ये किसके लिए चलाए गए थे? इनका क्या उद्देश्य था? जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए या जो अनपढ़ लोग, वयस्क लोग हैं, उनको एजुकेशन देना, या प्राथमिक एजुकेशन में एनरोलमेंट बच्चों का बढ़ाना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज करना, या बालिका या गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन उसको इंक्रीज करना, या शिविरों के माध्यम से, कैंप के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना। तो इसमें आंसर होगा प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के एनरोलमेंट को इंक्रीज करना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को स्पीड अप करना, इंक्रीज करना। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु मृत्यु दर, अच्छा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो, CMR। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो से अभिप्राय क्या होता है? मतलब किसको कंसीडर किया जाता है? कितने वर्ष तक के बच्चे के ऊपर लागू होता है ये? 1 वर्ष में, है ना। 1 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो गुजरता है ना, उसको शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। ये होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, सॉरी, चाइल्ड वाला तो बड़ा हो जाता है। शिशु मृत्यु दर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है उसको कंसीडर किया जाता है ये 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसमें होता है कि ये जन्म दर अगर हो, इसी में अगर जन्म दर निकालनी हो तो प्रति 1000 व्यक्तियों पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे बचे हैं, है ना, वो प्रति 1000 व्यक्तियों में जो बच्चे पैदा होकर बचे हैं वो जन्म दर कहलाती है, इन्फेंट बर्थ रेट। किसी भी जगह पे 1000 जो व्यक्ति हैं उन पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हमारा जन्म दर हो जाता है। और मृत्यु दर 1 वर्ष से भीतर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जो मृत्यु हो रही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है? बेरोजगारी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। बेरोजगारी को डिफाइन कैसे करता है? कब चीज़ों को बेरोजगारी बोली जाती है? आप काम चाहते हैं, आपको काम नहीं मिले, आपके पास एलिजिबिलिटी है और आप काम चाहते हैं, है ना, और उसके अनुरूप आपको काम नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी कहलाएगी। आपके पास क्वालिटी नहीं है, काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी नहीं होगी। देखिए, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, मतलब सैलरी 8000 है लेकिन 6000 में लोग काम मिल जा रहा है, तो क्या बेरोजगारी है? नहीं। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, मतलब मार्केट में जो रेट है रोजगार का और उस पर भी काम करने को कोई राजी है और फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि ये बेरोजगारी की सिचुएशन है। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये मतलब काम करने का उसका पूरा मन है, उसको पूरी एलिजिबिलिटी है और उसी मार्केट रेट पे काम करने को तैयार है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो ये बेरोजगारी की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बल जनसंख्या, जो हमारी
लेबर फोर्स है ना, बोलते हैं कि क्रियाशील जनसंख्या जो हमारी है वो कितने से कितनी एज की मानी जाती है, पेपर में क्वेश्चन आया था 15 से 59 वर्ष की जो हमारी जनसंख्या है ये वर्किंग पॉपुलेशन हो गई है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है, इसको याद करना है। भारत युवाओं का देश है, पता है ना आपको, हमारी एवरेज एज हमारे देश की करीब 29 से 30 साल के बीच में है एवरेज, ठीक है ना, हम युवाओं के देश हैं। जापान और अमेरिका में, सॉरी चीन में समस्या आ रही है, अब चीन बूढ़ों का देश होता जा रहा है ना, तो ये हमारा तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। 15 से 59 वर्ष की जो एज होती है वो श्रम बल जनसंख्या के रूप में काउंट होती है, वर्किंग फोर्स के पॉपुलेशन के रूप में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी किसे बोलते हैं? आपको लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं है ना, आपको हमको लगता है कि हम रोजगार में हैं लेकिन वो रोजगार नहीं है। जैसे एक खेत है, एक खेत में पिता काम करते थे और अच्छे से उस काम को कर लेते थे, उनके 2 बच्चे बड़े हुए और उन दोनों बच्चों को और कोई काम नहीं था, तो पिता के साथ खेती ही करने लगे, उसी ही खेत में, उतनी ही जोत में, तो वो 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में गिने जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ज़रूरत वहाँ एक की ही है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, गृहिणियों में बेरोजगारी नहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी नहीं, जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उस कार्य को अधिक व्यक्तियों द्वारा करना, तथा प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं होना। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारा है वो क्लियर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्षेत्र में, बताया ना आपको, सबसे ज़्यादा, बिकॉज भारत की जो 55% अभी भी पॉपुलेशन, 55 से 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो सीधे सीधे कृषि कार्य में ज़्यादातर लोग मतलब बिना बात के इन्वॉल्व है, उनकी नीड नहीं है फिर भी इन्वॉल्व है मजबूरी में, बिकॉज और कोई काम नहीं है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी पीआरटी को लेकर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसके एक नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को आने वाला है यूपी पीआरटी का, ठीक है। इसका सुपर टेट को लेकर जम के प्रिपरेशन करते रहिए, जूनियर सुपर टेट को लेकर, यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक। चलिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या मतलब है? मतलब एक खास पीरियड में बेरोजगार हो जाना, जैसे कृषि क्षेत्र में होता है कि फसल हो गया, खेती वाला काम हो गया तो बैठ गए लोग बरसात में, या जैसे कि ईंट के भट्टों पे लोग काम करते हैं, बरसात में ईंट के भट्टे बंद हो गए तो उतने टाइम के लिए ब्रेक हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में रोजगार का ना होना, वैसे वो रोजगार मिलता है। जब उच्च डिग्री वाले व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो। बताइए इनमें से कौन सा है, बी या सी? वर्ष के जो कुछ महीनों में आपको खास तौर से रोजगार ना मिले, ठीक है, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। कई बार किसान हो देखे होंगे गांव के में खेती करके फिर शहर आए थे कुछ टाइम कमाने के लिए, बिकॉज वो पीरियड होता है वहाँ पे गांव में कुछ काम होता नहीं है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन आपके आगे है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कथनों में से सही बात को पकड़िए, सही कथन को चुनिए। ये बोल रहा है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी होने से मतलब क्या, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट है। एकदम सही बात है, जिस इकोनॉमी में बेरोजगारी होगी उस वो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, है ना, बहुत डल हो जाएगी, वहाँ पे मतलब कि आर्थिक रूप से इनइक्वालिटी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है ना, बिल्कुल मंदी आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। एकदम जनरलाइज क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में जनरलाइज क्वेश्चन खूब आते हैं, हमारे बेसिक कंसेप्ट को चेक करते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे कैलोरी वाला आ गया। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी से होना है ना, कि किसको कितना भोजन प्राप्त हो जाता है वो। ये 1979 में ये आया था, वाई के अलग कमेटी ने ये पैमाना तैयार किया था। गांव में अगर किसी को 2400 किलो कैलोरी से अधिक का एनर्जी मिल जाती है और शहरों में 2100 किलो कैलोरी से, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं होगा। मतलब मिनिमम नीड ये थी 2400 किलो कैलोरी। तो मतलब सबसे पहले जो गरीबी रेखा को निर्धारित किया गया था वो एनर्जी पे, खाने के आधार पर निर्धारित किया गया था, सिर्फ भोजन, कैपिटल की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कई कमेटियाँ आई, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आंसर होगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बी ऑप्शन। ये 5 वर्ष में प्रतिवर्ष के रूप से इनका सर्वे होता है, उसके उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके आधार पे फिर ये चीज़ें तैयार होती हैं। चलिए
विश्व बैंक के द्वारा, अच्छा हाँ, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की, पूरे वर्ल्ड में एक बिलो पॉवर्टी लेवल का एक पैमाना बनाया गया है इनकम के आधार पे। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम $1 से कम है ना, किसी भी व्यक्ति की इनकम प्रतिदिन $1 से कम है तो वह गरीब या निर्धन माना जाएगा। ठीक, वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन होगा इसका। वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1 से भी अगर कम आपकी इनकम है प्रतिदिन तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें है? मतलब हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, इकोनॉमिक सोसाइटी है, तो सबसे गरीब या सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग कहाँ, किस कैटेगरी में हैं? जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन लोग हैं, इनमें जो निर्धनता का स्तर काफ़ी बड़ा है। करीब 51% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ये निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, है ना। इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही सरकार बहुत सारे स्कीम्स को इसीलिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया की अपने आप में अनूठी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम योजना जब वो लॉन्च हुई थी, ये 2005 में इसका ऑर्डिनेंस आया था, है ना। 2006 से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई थी। और इसके अंतर्गत पहले विधेयक में क्या बोला गया था स्टार्टिंग में कि 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक था। इसमें प्रस्तावित रोजगार को 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता, 15 दिन के अंदर होगा यहाँ पे, 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता, मान लीजिए एनरोलमेंट किया, उसने अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो उसे भत्ता मिलेगा, है ना। तो इसमें से कौन सी बात करेक्ट? तो पहली बात तो सही है, पहली और दूसरी बात सही है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन था, ये मुझे ध्यान नहीं था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा गलत है, थर्ड पॉइंट तो गलत है ही। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात करनी है। इस योजना को 1993 में स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल ठीक है। इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार जो पढ़े लिखे लोग थे उनको रोजगार प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। जैसे लघु उद्योग शुरू किया, स्वरोजगार अपनाया जाए, इस प्रकार से उनको किसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिल पाए 1993 में। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुई थी सन 2000 में। इसके अंतर्गत गांवों में मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रामीण आवास, इन सब के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार फंड प्रोवाइड करती थी इस स्कीम के तहत गांव के विकास के लिए। और इसमें सारे पॉइंट करेक्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल ही रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए ओरिएंटेशन था। 25वां क्वेश्चन है ये हमारा, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज। अच्छा, इसको आप ऐसे कर लीजिए, काम के बदले अनाज जो प्रोग्राम था ये कब शुरू हुआ था? काम के बदले अनाज योजना, ठीक है, जो बहुत पिछड़े हुए करीब 150 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, बहुत पिछड़े जगहों पे जहाँ बिल्कुल ही सर्वाइवल की लड़ाई थी। आज भी भारत हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है ना। तो उसको सोचते हुए शुरू किया गया था ये 2004 में, काम के बदले अनाज योजना। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ये 25 क्वेश्चन रेडी कर लीजिए, इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप ऐप दोनों पे मिल जाएगी आप लोगों को। करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। UPPRT के लिए भी लेक्चर अलग से आएंगे। अब UPPCS जूनियर और RO के लिए लेक्चर एक साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।